दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा इजी ट्रिक वाइज जितने भी ब्रीफ क्वेश्चंस है सब मैं आपको कवर करा दूंगा। और एक मैं आपको गारंटी देता हूं ये कि अगर आपने मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखा एंड तक आपको 90% क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। ब्रीफ क्वेश्चंस मैं गारंटी लेता हूं उसकी। इसलिए जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करो। कम से कम इस वीडियो पे 5000 लाइक आना चाहिए। वैसे ही मैं तुरंत सेकंड लेसन का वीडियो ला दूंगा। और अगर आपने उसे भी 5000 लाइक ला दिया तुरंत थर्ड लेसन आ जाएगा। तो यार आपको भी सपोर्ट दिखाना होगा और हर एक बच्चे को सपोर्ट दिखाना होगा। किसी दो बच्चे के सपोर्ट से नहीं होगा क्योंकि सर बहुत थके हुए हैं। पर सर को भी एक मोटिवेशन चाहिए रहता है। इतने दिन से सर काम कर रहे हैं तो सर को एक मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो शेयर करना होगा। और ये महाराष्ट्र का नंबर 1 वीडियो इसलिए है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे को घर पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सब वीडियोस के लिए बहुत इजी ट्रिक लाया हूं। और दोस्तों ये जो मैं इजी ट्रिक लेकर आया हूं इसको निकालने के लिए इतना इजी काम नहीं है। इसके लिए बहुत घंटों का टाइम लगता है। तो इसलिए हमारी इस मेहनत को आप कमेंट में बता सकते हो। चलो स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना आपको 40 मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है। अगर आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हो बिना मतलब का तो आप मेरे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पढ़े हैं। आप सर्च करके देख सकते हो। चलो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वेस्टिजियल ऑर्गन ले लूं कि वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल से मैं समझ सकता हूं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना जो है वो दोस्तों ईयर पिन्ना जो है वो हमारे बॉडी में फंक्शन वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमन है बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर मंकी। तो यहां पे देखो एक पॉइंट मैंने आपको याद करा दिया विच आर यूजलेस टू ह्यूमन बट आर यूजफुल इन मंकीज फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर। समझ में आया। पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट अगर आप अपेंडिक्स का एग्जांपल लेते हो तो दोस्तों अपेंडिक्स जो है हमारे लिए वेस्टिजियल हो गया। बट अगर यही जैसे पहले क्या होता था ये यही वाला पार्ट रूमिनेंट के लिए क्या है दोस्तों। रूमिनेंट के लिए क्या है यही वाला पार्ट क्या है दोस्तों फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इससे रिलेटेड हम एक पॉइंट ये पढ़ लिए कि वेस्टिजियल ऑर्गन आर फंक्शनलेस फॉर सम ऑर्गेनिज्म। या तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल फॉर सम ऑर्गेनिज्म बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्टिजियल है बट कुछ अनदर ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूजफुल भी है। यहां पे हमने दो एग्जांपल के तौर पे देख लिया। और इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम विजिटम टीथ लेते हैं। पहले हम क्या होता था कच्ची चीजों को खाते थे। अब कैसा हो गया कि हम उबाल के चीजों को खाते हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया वेस्टिजियल हो गया। पर अगर समझो कि आज हमारे ये हाथ वेस्टिजियल में आ गया। अगर समझो ये हाथ वेस्टिजियल में अगर सपोज आ गया ऐसे तो है नहीं इसका भाई फंक्शन है। पर अगर आ गया तो पता चला ये कल नहीं गायब होगा। इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। और ये वेस्टिज जो डीजनरेटेड ऑर्गन जो होगा वो किसके ऊपर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पॉइंट इजी ट्रिक से याद कर सकते हो। डी फॉर डीजनरेटेड अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल। देन एफ से दोस्तों फंक्शन वाला पॉइंट याद कर सकते हो। सेकेंड वाला द वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनलेस फॉर सम ऑर्गेनिज्म बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। देन ई से रिलेटेड ईयर पिन्ना वाला एग्जांपल दे दो। एन से रिलेटेड दोस्तों यहां पे नेचुरल सिलेक्शन degenerate organ begin to degenerate as per the principle of natural selection। एंड दोस्तों ए से रिलेटेड अपेंडिक्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। फॉर एग्जांपल समझो मैं इसके ऊपर आ जाता हूं। अब मुझे रिवाइज करना है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो मेरा ट्रिक बस आप याद कर लो डी फेना। सर ने डी से क्या बोला था डीजनरेटेड। अब तो कमेंट प्यारा वाला आना चाहिए। दिल में थोड़ी सी अगर आपकी जगह होगी तो प्लीज प्यारा कमेंट करोगे कि ऐसा मैं यहां पे आपको याद कराने भी आया हूं दोस्तों। मैं चाहता तो आपको मैंने बता दिया बोला कि आपको तो याद करना ही पड़ेगा। पर अगर आप मेरे ट्रिक से करोगे और ऐसे मैं 10 के 10 लेसन का दूंगा अगर आपने मुझे सपोर्ट दिखाया तो। मैं अगर 5000 लाइक बोला हूं तो आप उसे 10,000 लाइक तक पहुंचा दो। और ये 10-15 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर अगर समझो डी से आपको हो गया। एफ से फंक्शन वाला पॉइंट हो गया। ई से ईयर पिन्ना का पॉइंट हो गया। एन से दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट हो गया। और ए से दोस्तों अपेंडिक्स का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ये तो ये आपको फ्लो चार्ट में आ सकता है कहीं पे फिलिंग द ब्लैंक टाइप में आ सकता है। तो आपको 5 यहाँ पे टोटल आई थिंक 6 है 1 2 3 4 5 6 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सर कैसे याद करें हम। देखो सबसे पहले ये ट्रिक याद कर लो। मैं कौन दूसरा विशाल और कौन प्रदीप। मैं विशाल प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर है भाई। मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं दूसरा इंजीनियर हूं। पर यहाँ पे याद रखो। अब देखो यहाँ पे मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल पेंटोलॉजिकल वेस्टिजियल एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्टिंग लिंक हमें सब याद है। पर अपन भूल जाते हैं इसमें से एक। पर अगर आपने ये याद रखा मैं फॉर एम फॉर मैं ना एम फॉर मार्फोलॉजिकल। मैं विशाल वी फॉर
वेस्टिजियल, और ए फॉर एनाटॉमिकल, मैं पी फॉर प्लांटोलॉजिकल, प्रदीप कंप्यूटर, सी फॉर कनेक्टिंग लिंक, इंजीनियर ई फॉर एम्ब्रोलॉजिकल। फटाफट चलते हैं आगे दोस्तों। अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का इतना भारी ट्रिक लेकर आया हूं ना, जो महाराष्ट्र में ऐसा आपने कभी वीडियो देखा नहीं होगा। देखो कनेक्टिंग लिंक में यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इवोल्यूशन होता है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब उसी से चेंज होके उसके अंदर कुछ चेंजेस होता है, तो उसका जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इसे कनेक्टिंग लिंक से डिनोट करते हैं। अब देखो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे लिखा है कि सम प्लांट एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। दे कैन रिलेट, अब देखो बस ये दो वर्ड्स याद रखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। अगर आपको कनेक्टिंग लिंक का डेफिनेशन आया तो बस दो वर्ड्स याद रखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आपने याद रखा, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स भी आपको दिया है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, बस अगर इतना भी आप लिख दिए तो आपको मार्क्स है। देन दोस्तों मेरा ये ट्रिक याद रखो, पा, यहाँ पे देखो डॉक्टर एम है और यहाँ पे लुक एंड फील, याद हो गया होगा, पा डॉक्टर एम लुक एंड फील। ये इतना इजी ट्रिक है ना दोस्तों, इसके ऊपर हो सकता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके पहले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा था, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला है पेरिपेटस, पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो अगर ये देखो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हमने यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, हमने यहाँ पे समझो लिख दिया है, हाँ देखो पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक है, देखो पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, पहला पॉइंट याद हो गया। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर एम है, डी फॉर आप यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे डी फॉर डकबिल लोगे, और डकबिल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, देखो आर फॉर क्या आएगा दोस्तों, रेप्टाइल, और एम फॉर क्या आएगा, मैमल्स, तो ये वाला ही पॉइंट याद हो गया। देन थर्ड वाला लुक एंड फील, एल फॉर लुक, एल फॉर लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ पे देखो ए फॉर एम्फीबिया एंड एफ फॉर फील, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फिशेस। तो अगर आपने बस इतना याद रखा, आप देखो यहाँ पे मैं देखो याद कर रहा हूँ, पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बाद में यहाँ पे दूसरा डकबिल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, एंड तीसरा देखो यहाँ पे लुक एंड फील है ना, तो यहाँ पे लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिश। इससे ज्यादा इजी आपके लिए क्या करूंगा, बस इतना याद रखो, ये देखो ये भी याद करा दिया, मॉर्फोलॉजिकल ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। एंड दोस्तों ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम्स के नेमिंग याद कर लेना, ये जो डायग्राम्स किसके किसके डायग्राम से, ये देखो यहाँ पे प्लेटिन, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दूसरा जो डायग्राम है लंग फिश है, ये सब चीजें आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, याद कर लेना है, होता रहता है ऐसे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे दोस्तों डार्विन थ्योरी, इसके ऊपर पिछले बार क्वेश्चंस पूछा गया था, और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा ट्रिक आपके लिए लाया है, बस ये ट्रिक आप याद कर लो, एमसी स्टैंड रैपर, बस ये ट्रिक याद कर लोगे ना, आपको तुरंत डार्विन थ्योरी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डार्विन ने जो बुक पब्लिश किया था, जिसके अंदर अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद कर लेना। एंड डार्विन के 3 थ्योरीज के 3 पॉइंट्स आपको सिस्टमैटिक याद होने चाहिए। पहला, डार्विन से दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, प्लीज ये पहला वाला कि मतलब जितना ऑर्गेनिज्म है वो सोचे समझे, मतलब कोई उनके लिए रुकावट नहीं है, कितना भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट विद ईच अदर, सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, कंपीट करते रहते हैं कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, इन थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, बस कंपीट वर्ड याद रखो। इन दिस कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन में वही जीतता है, जैसे कि अगर समझो यहाँ पे साइंस 2 के लिए बहुत लोग हैं, बस यहाँ पे, पर यहाँ पे इजी ट्रिक ऐसा दे के बच्चों को लर्न कराने वाला गिरी ट्यूटोरियल का ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो गिरी ट्यूटोरियल ऐसी चीजें करवाता है। देखो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे, प्रदीप सर ने बोला था बस 3 चीजें करके जाओ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कराई थी, पर हम वीडियो में उतनी ही चीजें कराते हैं जितना बच्चों को, बहुत सारे लोग आपको साल भर नहीं करवा पाए, वो चीज हमने आपको 2 दिन में करवा के दिया। तो ये है कि जिस कंपटीशन में वही जीतेगा। इन दिस कंपटीशन ओनली दिस ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन, जो अपने मॉडिफिकेशन आएगा, और ऐसा मॉडिफिकेशन विच आर एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन, ऐसा मॉडिफिकेशन दिखाए जो कंपटीशन को विन करने के लिए जो जरूरत है। एंड देन फोर्थ कि यही क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट स्पीसीज में। अब देखो यहाँ पे लिखा है सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, और जो सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म होगा वही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, और गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, और जो इसके अंदर के कैरेक्टर है वो नई स्पीसीज को दे देता है। इसकी वजह से यहाँ पे टोटल डार्विन ने यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट्स बोला आपको दिमाग में बिठाना है। अब सर इसके लिए ट्रिक क्या है, एमसी स्टैंड रैपर, एम फॉर दोस्तों मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट, बाद में सी फॉर दोस्तों कंपीट वाला पॉइंट, देन दोस्तों स्टैंड मतलब स्पीसीज वाला पॉइंट, एंड आर फॉर दोस्तों यहाँ पे रिप्रोड्यूस वाला पॉइंट। अब देखो मैं यहाँ पे फटाफट कवर कर देता हूँ एमसी स्टैंड।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली हो गया। देन सेकेंड वाला अगर मैं पॉइंट बात करूं कि अगर वो ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट विथ ईच अदर, तो सी वाला पॉइंट हो गया। दे यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड वाला क्या रहेगा कि वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन करेगा जो मॉडिफिकेशन दिखाएगा, तो मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट हो गया। एंड दोस्तों न्यू स्पीसीज, जो मॉडिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे और उससे नया स्पीसीज तैयार होगा और उसके अंदर नए कैरेक्टर्स रहेंगे। देन ऑब्जेक्शंस है, देयर आर 3 ऑब्जेक्शंस है और ये ऑब्जेक्शन इससे ही कर लोगे, नहीं नाचेगा उस्ताद, ये वाले पॉइंट से ही आप इसे कवर कर सकते हो। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। उसने क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए फैक्टर है, पर यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका क्या हो गया, मिसमैच हो गया। देन सेकंड इसने क्या बोला था, इसने एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दिया था, इसने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के ऊपर कुछ नहीं दिया था। इसने बोला था कि जो मॉडिफिकेशन वो दिखाएगा वो कंपटीशन को विन करेगा, ये सब बोला था, पर जो हमारे अंदर जो यूजलेस मॉडिफिकेशन है उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे सेकंड क्या आएगा, यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशन। देन इसके बाद थर्ड क्या आएगा, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट फास्ट और स्लो और एब्रप्ट चेंजेस, मतलब कि कुछ ऐसे जो चेंजेस जो जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, जो स्लो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बोला। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो, देखो नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो ये पहला यहाँ पे नॉट वाला याद कर लो, दूसरा याद पे यहाँ पे यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन और तीसरा नो। देखो नो नो दो पॉइंट है तो इसलिए नहीं नाचेगा, और तीसरा पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन उस्ताद वाला पॉइंट। तो अगर आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखे तो आप उसके पॉइंट्स को भूलोगे ही नहीं। देखो MC स्टैंड रैपर और नहीं नाचेगा उस्ताद, M फॉर मॉडिफिकेशन, C फॉर कंपीट, S फॉर स्पीसीज, R फॉर रिप्रोड्यूस। बाद में N फॉर पहला वाला आ गया कि नो एक्सप्लेनेशन अबाउट नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट याद रख लोगे, और दूसरा वाला क्या आएगा, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड फास्ट चेंजेस, और U फॉर क्या आएगा, यूजलेस एंड दूसरा क्या आएगा दोस्तों, यूजफुल मॉडिफिकेशन। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला भी याद हो गया। हाँ, लेमार्किज्म के लिए दोस्तों बस याद रखो ताप, क्या याद रखना है, ताप। देखो ट्रिक बस याद रखोगे, ब्रीफ आंसर अपने आप याद हो जाएगा। वेस्टिजियल के लिए डी फेना याद रखो। देन इसके बाद हमने डार्विन वाले आंसर्स के लिए हमने कनेक्टिंग लिंक के लिए भी याद किया था, पा याद किया था, मिस्टर एम याद किया, डॉक्टर एम याद किया था दोस्तों। इसके बाद हमने उसके बाद हमने एक और उसके अंदर एक और लुक एंड फील याद किया था दोस्तों। देन इसके बाद हमने थोड़ी देर पहले MC स्टैन रैपर वाला किया, नहीं नहीं नाचेगा उस्ताद उस्ताद, वो याद किया। अब दूसरा आप याद क्या रखोगे, TAAP ताप। अब दोस्तों यहाँ पे लेमार्किज्म क्या बोलता था, लेमार्किज्म बोलता था कि दोस्तों कि ये जो इवोल्यूशन होता है, ये जो चीजें होती है, इन्होंने 2 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इसने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल में यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, या आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो दोस्तों, एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ ऑर्गन। जैसे कि एक्टिविटी और लेजीनेस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर समझो मैं इस हाथ से अगर मैं लगातार लिख रहा हूं तो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग मेरा ये हाथ इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा, पर ये हाथ से अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो मेरा ये हाथ कमजोर हो जाएगा। पर अगर मैं इस हाथ से लिखे जा रहा हूं स्ट्रांग हो जा रहा है। तो लेमार्किज्म में एक चीज गलत ये कर दी कि अगर समझो नेक्स्ट जनरेशन में अगर समझो छोटा बच्चा आता है तो क्या उसका ये वाला हाथ स्ट्रांग रहेगा क्या। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत में आ गया कि जो एक्वायर कैरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली दूसरे जनरेशन को क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, तो इसमें ये फंस गया था। देखो मेरा मतलब है आपको आंसर्स याद कराना, तो इतना ये सब चीजें नहीं बताना। इसके अंदर सबसे पहले कि इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, उसका नाम क्या है, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, JB लेमार्क, आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल देना, दिस थ्योरी इज प्रपोज बाय JB लेमार्क। एक पॉइंट आपका ये हो गया। It consists 2 theories. First one, use or disuse of organ, and second one is acquire character, inheritance of acquire character. ये 2 पॉइंट हो गया। एंड देन तीसरा कि यहाँ पे मार्फोलॉजिकल चेंजेस, जो बाहर से जो चेंजेस दिखाई देता है, विच इज एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच इज एक्टिविटी एंड लेजीनेस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। एंड he called this concept as a principle of use or disuse of organ, and there are some example. For example, उसने एग्जांपल दिया था जिराफ का, कि जिराफ का जो नेक है वो धीरे धीरे जो नीचे के प्लांट से वो गायब हो गए, तो वो ऊपर के प्लांट को खाने के लिए अपने गर्दन को उठाने लगा, जिससे उसके गर्दन दिनों दिन कैसे होते गए, बड़े होते गए। तो उसने एक ऐसा एग्जांपल दिया, तो नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग, ये दे सकते हैं। देन शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ का उसने दिया था एग्जांपल। एंड देन इसके बाद उसने एक ऑस्ट्रिच का भी एग्जांपल लिया
कि उसके जो उसका जो विंग्स है उसका वो यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया, कमजोर हो गया है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल दे सकते हैं। ऑल दिस एग्जांपल्स आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर कैरेक्टर एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इसी में ये थोड़ा सा फंस गया था। अब देखो यहाँ पे टी फॉर आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, टू थियरीज। देन ए फॉर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिविटीज, एंड ए फॉर क्या आएगा दोस्तों, एक्वायर कैरेक्टर, एंड पी फॉर क्या आएगा दोस्तों, प्रपोज। तो पहला पी फॉर आप क्या बोलोगे, लेमार्किज्म थ्योरी इज प्रपोज बाय जेबी लेमार्क। एंड बाद में दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्ट टी पे आओगे कि देयर आर टू थ्योरीज। पहला थ्योरीज क्या है, कमेंट करो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लेना। एंड दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। एंड देन तीसरा दोस्तों यहाँ पे ए से रिलेटेड क्या आएगा, एक्टिविटीज। यहाँ पे आएगा कि द रीजन बिहाइंड दोस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। एंड देन थर्ड वन दोस्तों पी से रिलेटेड यहाँ पे क्या आएगा, पी वाला भी हमने बोल दिया, ए वाला ही बोल दिया। हाँ, ए वाला एक और है, एक्वायर कैरेक्टर्स। ऑल दिस एग्जांपल्स, ये एग्जांपल से याद रखना, ऑल दिस एग्जांपल्स आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर कैरेक्टर एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इस तरह से आप इस वाले पॉइंट को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्शंस का पॉइंट है, ये याद रखना। अब यहाँ पे मैंने ये सब मेन आपके ब्रीफ आंसर सब याद करवा दिए दोस्तों। देखो एक एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो अगर आप देखोगे इनिशियल स्टेज में सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो कम है। यहाँ पे अगर सॉरी इनिशियल स्टेज में जो सिमिलैरिटीज है वो ज्यादा है, पर अगर धीरे धीरे अगर देखोगे, ये देखो ये थर्ड स्टेज में अगर देखोगे तो ये देखो फिश अलग दिखाई दे रहा है, मैन अलग दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है दोस्तों एम्ब्रियो का, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इनिशियली सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती है, पर धीरे धीरे जो सिमिलैरिटीज है वो क्या होती है, कम होते जाती है। तो देखो लिखा है सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एंड दोज सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल दी एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, स्टार्टिंग में सब कुछ सिमिलर दिख रहा है, बट सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, या तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जाता है। तो ये वाला बस इतना पॉइंट याद रखोगे, आपका काम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों ये वाला ही पॉइंट हो गया, ये वाला भी हो गया। हाँ देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल, ये हो सकता है आपको ऐसा डायग्राम आया और आपको लिखने के लिए आया, तो आप बस यहाँ पे ये देखो, इनका पोजिशन ऑफ नोज देखो, पोजिशन ऑफ नोस्ट्रिल देखो, पोजिशन ऑफ आई देखो, एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई देखो। तो इससे ये पता चल रहा है, ये सब चीजों को देख के पता चल रहा है कि इनके एंसेस्टर्स क्या है दोस्तों, सेम है। हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है। देन यहाँ पे अगर आप लीफ को देखोगे, लीफ का वेनेशन, ये सब देख के ये पता चल रहा है कि इनके भी जो एंसेस्टर्स है कॉमन है। तो इसमें एक लाइन हमेशा फिक्स आता है, दिस इंडिकेट दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोस ग्रुप एंड प्रूव दैट ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। बस ये वाला। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी उन्होंने वही बोला है। मार्फोलॉजिकल मतलब बाहर से, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब इंटरनली वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो इंटरनली भी अगर हम देखें तो देखो सभी के फंक्शंस अलग अलग है, बट अगर आज स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सभी के स्ट्रक्चर लगभग थोड़ा थोड़ा कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर लगभग थोड़े बहुत सेम दिखाई दे रहे हैं। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स। इससे ये पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म के भी जो एंसेस्टर्स है वो हो सकता है कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका एविडेंसेस का पार्ट कवर करा दिया। इवोल्यूशन के अंदर दोस्तों बस ये वाला एक डेफिनेशन याद रखना कि इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कि इवोल्यूशन ऐसा नहीं कि आज ही चेंजेस आ जाएगा, इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। और अगर नॉर्मल सी थ्योरी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए किसके हेल्प से हो रहा है दोस्तों, थ्रू डीएनए। तो यहाँ पे देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए। जब हम एमआरएनए का प्रोसेस हम फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के बाद आप डायरेक्टली क्या करो, ट्रांसलेशन पे आ जाओ। ट्रांसलेशन के लिए ये देखो, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज है उतना एमिनो एसिड कौन ट्रांसफर करेगा दोस्तों, टीआरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स है, जिसके अंदर एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है और एक क्या होता है, टीआरएनए। एज पर दी मैसेज किसके ऊपर है दोस्तों, मैसेज किसके ऊपर है, मैसेज यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर है। जितना मैसेज है उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड सप्लाई किया जाएगा किसकी ओर से,
टीआरएनए की ओर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और एक एमसीक्यू यहाँ पे याद रखना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उनको नोबेल प्राइज 1968 में दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ 20 अमीनो एसिड्स का ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। बस ये याद रखना। एंड देन यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, एक सेंट्रल डॉग्मा का भी एक डेफिनेशन है, वो नहीं याद रखोगे चलेगा, क्योंकि अपने बुक का जो डेफिनेशन उतना ही याद रखो। ट्रिपलेट कोडॉन, देखो ट्रिपलेट कोडॉन मतलब तीन तीन का जो ग्रुप है। देन यहाँ पे देखो द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता होगा, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस कौन से 4 बेसिस हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। वही अगर आप आरएनए की बात करोगे तो वहां पे एक चेंजेस हो जाता है, वहां पे यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बस ये याद रखो कि 3 न्यूक्लियोटाइड, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ये तीसरा डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें दोस्तों मूवमेंट होता है, जैसे अगर पंडित जी जब सामूहिक विवाह होता है तो उसके अंदर कैसे कि सामूहिक विवाह में कैसा होता है कि जब यहाँ पे वर और वधु दोनों सामने सामने खड़े होते हैं, डायरेक्ट जयमाला यहाँ पे चलते रहता है बहुत सारे लोग, और पंडित जी ऐसे चल चल के तुरंत मंत्र पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही वाला सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, मुंह होता है। यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा दोस्तों, मुंह होगा। वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड, मतलब एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड पे वो मुंह होगा। और पंडित जी एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे राइजोसोम का जो कदम है ना, वो 1 ट्रिपलेट कोडॉन बढ़ेगा, जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा है। तो देखो डेफिनेशन वही है, राइबोसोम मूव हो रहा है, कीप ऑन मूविंग, मतलब राइबोसोम पंडित जी का काम कर रहा है। फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए, किसके ऊपर चल रहा है, पंडित जी उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगे, स्टेज के ऊपर, यहाँ पे ये एमआरएनए के ऊपर चलेगा। बाय द डिस्टेंस ऑफ, पंडित जी एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ये कितना 1 ट्रिपलेट कोडॉन बनाएगा। भाई ऐसे ही करके आंसर याद हो जाता है। देन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है म्यूटेशन का। म्यूटेशन का डेफिनेशन है कि एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंजेस पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, उस पोजीशन जो चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो चेंजेस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और म्यूटेशन की वजह से जो डिसीज होता है वो एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे देखो सिकल सेल एनीमिया लिखा है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। एंड लास्ट वन जो है हमारा ह्यूमन, देखो स्पेसिएशन का जो पार्ट है, स्पीसीज का डेफिनेशन है वो पढ़ लेना, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब देखो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, अगर आपने इसे ही याद कर लिया, और अगर कुछ इतना ज्यादा याद नहीं करना, 7 करोड़ ईयर्स अगो क्या थे, लास्ट डायनासोर क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। देन 4 करोड़ ईयर्स पहले क्या आया था दोस्तों, यहाँ पे इजिप्टोपिथेकस। बस ये याद रखो। और इतना भी नहीं याद कर पा रहे हो तो जो जो मैं बोल रहा हूँ बस वो याद रखो। रामापिथेकस का याद रखो कि फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक एनिमल कौन था, रामापिथेकस। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप ये सब अगर स्किल वाला याद करना है तो याद कर लो 20 लाख। पर ये वाला याद कर लो, ये वाला क्या आएगा, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि फर्स्ट एग्जांपल, और ये बहुत बार एग्जांपल पूछा गया है एमसीक्यू में। और लास्ट दोस्तों यहाँ पे 10,000 ईयर्स अगो हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। 5,000 ईयर्स अगो हमने आर्ट के बारे में पता चला हमें। 400 ईयर्स अगो पहले हमें मॉडर्न साइंस को जनरेट किया। एंड देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने जनरेट की। और इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीजों के साथ। अगर आपने पूरा का पूरा ध्यान दिया होगा, इससे एक पॉइंट अलग आपको नहीं पूछेंगे, मैंने सब चीजें कवर करा दी। हाँ, स्टार्टिंग में एक एमसीक्यू है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे पहले पेज पे एक एमसीक्यू है, उसके बारे में बता दूं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो जॉन मेंडल। तो यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स, ये वाला जो है, ये वाला एमसीक्यू आपको पढ़ लेना है। एंड देन म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है, 2-3 और भी एमसीक्यू है फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में, चाहिए तो आप उसे देख लेना, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और कैसा लगा वीडियो नीचे आपका रिस्पांस दिखाई देना चाहिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और जरूर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और बताओ कि मुझे कि आपका 90% पार्ट याद हो गया कि नहीं। जय हिंद दोस्तों।